Good morning, dear students. Today we will start our next chapter, that is S block elements. तो जैसे ही मैं प्रोडिक्ट टेबल के एलिमेंट की बात करता हूँ तो मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आपको ये चैप्टर ये वीडियो सुनने से पहले आपको जो हमारी लास्ट वीडियो इसी वीडियो में उसका लिंक भी मिलेगा आपको। प्रोडिक्ट टेबल जो मैंने आपको याद कराई थी लास्ट सेमेस्टर में आपके पास थी कि प्रोडिक्ट टेबल को आप 20 मिनट्स में 15 मिनट्स में कैसे लर्न कर सकते हैं। आपको इससे पहले उसको करना पड़ेगा ताकि आपको एलिमेंट्स की नॉलेज हो कि एलिमेंट्स को कहाँ किस सीरीज़ में किस ग्रुप में और कहाँ पे आपका पीरियड में रखा गया है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप आगे कर पाओगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जब मैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूँगा तो आपको यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो अगर आपने प्रोडिक्ट टेबल पढ़ी है तो आप रिकॉल कर सकते हो उसको कि हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स किन को बोलते हैं, जिनके जो आउटर सब सेल है वो एस है। एस में इलेक्ट्रॉन है, 1 है 2 भी है, जो भी है उसमें सबसे पहले पास हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आते हैं। तो अगर मैं बात करूं ये आपके पास इन सब की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, ठीक है, जैसे यहाँ देखते हो 1s2 2s1, ठीक है, तो सब के इसके लास्ट में यहाँ साथ में नोबल गैस जैसे हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रोडियम। ठीक है, तो आप इन सब के जो आप इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो उसमें आपके पास इस टाइप का सिस्टम रहता है। अब कॉन्फ़िगरेशन जैसे यहाँ 2s1 है तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ आपका 3s1 मिलेगा, यहाँ 1s2 2s1 राइट, तो यहाँ पे आपका 4s1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे 5s1 6s1 एंड 7s1। ये आपकी जो सीरीज है हम जिसकी बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, तो ये आपका ग्रुप 1 हो गया। अब इसके बाद अब जो हमारे पास इसके नेक्स्ट वाली सीरीज आती है जो बेरिलियम स्टार्ट होती है, उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन आपकी सेम रहेगी। सिर्फ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। जैसे मतलब मैं यहाँ से ये लिख देता हूँ, अब देखिए यहाँ पे 2s1 था, यहाँ पे 2s2 है। ठीक है, यहाँ पे आपका 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको आप बोलते हो अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, यूजुअली हम डेली लाइफ में जिन मेटल्स के से रूबरू होते हैं वो सभी मेटल्स ऐसी होती हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, लेकिन यहाँ हम जब डील करेंगे यहाँ सभी मेटल ऐसी हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत होती है। आपको पता है सोडियम में कितनी रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, आप किसी भी लिथियम का कोई एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हो वहाँ उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये सभी मेटल्स जिनको हम डील कर रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आपके पास अल्केलाइन अर्थ मेटल हो गई, ये आपके पास अल्कली मेटल्स हो गई। ठीक है, अब जो अल्केलाइन अर्थ मेटल या अल्कली मेटल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है मेटल जब मैं बोल रहा हूँ तो मेटेलिक इन कैरेक्टर है, मतलब ये ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी इनकी रहती है। अब आपको पता है वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1 है यहाँ पे वैलेंस में इलेक्ट्रॉन 2 है। तो जब ऑक्सीजन स्टेट देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ किसके बेसिस पे हम इनको बोल सकते हैं। दूसरा, जैसे हम इनके मेटेलिक कैरेक्टर की जब बात कर रहे हैं तो जो आपके पास ग्रुप 1 होते हैं, मैंने बताया रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो इनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो ये ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गली बनाते हैं और इसीलिए इनको अल्कली मेटल कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, जो आपके ग्रुप 2 मेटल्स हैं जिनको हम अल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोल रहे हैं, उसमें आप देखते हो कि उनके ऑक्साइड और जो
इन कंपाउंड्स के ऑक्साइड बहुत पहले से नोन है, जब तो इन कंपाउंड्स के बारे में भी इतना इन मेटल्स में नहीं पता था। तो ये जो चीज, ये इनके ऑक्साइड या जो भी हाइड्रोक्साइड्स हैं वो आपके अल्कलाइन इन नेचर है और वो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए इनको बोला गया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये आपकी अल्कली मेटल्स हो गई, वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गई। ठीक है, अब हम वन बाय वन करके इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि इनमें किस तरह की प्रॉपर्टी होती है और कैसे ये एलिमेंट्स आपके होते हैं। मैंने कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दी है। ठीक है, अब वन बाय वन करके इनका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला जो मेरे पास पॉइंट आता है, मैं इसको थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा यहाँ पे। एक एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कली मेटल्स की, तो इसको हटा ही देता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है साइज ऑफ एटम और आयंस। अब देखिए, इसमें आपके पास कोई भी एटम है या उसका आयंस है, जब आपके पास कैटायन बनता है तो हम हमेशा बोलते हैं कि वहाँ पे जब कैटायन बनता है तो वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कैटायन का साइज हमेशा अपनी पेरेंट एटम से छोटा ही रहता है। ठीक है, मैं ये बात यहाँ लिख देता हूँ। और आपको पता है मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, तो लूज करने के बाद आपके पास सिर्फ कैटायन ही बनता है, तो इसका मतलब यहाँ आयन का जो साइज होगा वो हमेशा पेरेंट एटम से छोटा ही रहेगा। ठीक है, अब जो साइज है आपका, जब आप इस टेबल में आप डाउन द ग्रुप जाते हो, मतलब लिथियम से लेके नीचे तक, तो आपका साइज इंक्रीज होता है। वो दोनों ही केस में, आयन के भी और उसके भी। लेकिन स्टिल अगर आप आयन और पेरेंट एटम कंपैरिजन करोगे तो पेरेंट एटम का साइज बड़ा होगा, आयन का साइज छोटा होगा। तो ये आपका साइज ऑफ एटम या आयन की इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसका नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है इनकी डेंसिटी। सेकंड पॉइंट है डेंसिटी। ये जो आपके मेटल्स होते हैं ये काफ़ी हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं, तो उसकी वजह से ही जो इन कंपाउंड्स की जो डेंसिटी होती है वो लेस रहती है, लेस डेंस है। ठीक है, क्योंकि जब आप अप टू डाउन जाते हो तो उनका साइज तो बढ़ता है जाते हुए, लेकिन अब साइज अगर बढ़ेगा आपका तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड वॉल्यूम, तो उस रेशो में आपके मास उतना नहीं इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए डेंसिटी इनकी कमी रहती है, तो ये लेस डेंस है। ये आपका जैसे वाटर वगैरह की सतह पे आपका तय फ्लोट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये डेंसिटी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, अब आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हो आप? हमने पहले भी आपको बताई हुई है, अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove loosely bounded electron from isolated gaseous atom। मतलब आपकी वो एनर्जी होती है ये जो आपके लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को किसी गैसियस जो एक अलग सेपरेट आइसोलेटेड है
गैस एटम, उससे निकालने के लिए जो आप एनर्जी यूज करते हो उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब आपका जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयन जनरेट हो जाएंगे। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, देखो अगर कोई भी आपके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसका अपने इलेक्ट्रॉन पे होल्ड है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा फेस करना पड़ता है उसको। लेकिन आपके पास जैसे साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। तो मतलब आपका साइज पे ये डिपेंड करती है। तो साइज आपका जितना ज़्यादा होगा उतनी ही आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम और आयन। अब आप देखिए, जब आप अप टू डाउन जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है, और उसी के साथ आपका जब ये फैक्टर बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी है जो वो आपकी डिक्रीज करती है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर हमारे पास हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। अब नेक्स्ट फैक्टर करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो मेटल्स हैं वो किस टाइप का नेचर यहाँ शो करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड टाइप। अब आप देखिए कि आपके पास जितने मेटल्स हैं वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हैं, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत कम है। लेकिन जैसे ही वो किसी भी, जैसे हम बोलेंगे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर तो कम है, वो तो इलेक्ट्रॉन बल्कि और देना लूज करना पसंद करते हैं, जबकि रदर देन लेने की। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये वो टेंडेंसी है किसी भी एटम की जो शेड पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है। तो इनकी तो है नहीं, ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। लेकिन जैसे ही मान लो आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, मान लो मैं ने पॉजिटिव एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और जब ये किसी भी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, मतलब Cl नेगेटिव से इसने बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है। मतलब एक एटम आप ऐसा चूज कर रहे हो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज़्यादा है, और एक एटम आप ऐसा चूज कर रहे हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट कर दिया उस कंपाउंड में। जो आपका डिफरेंस हुआ उसकी वजह से उनका जो बॉन्ड बनेगा उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से आपके पास जो बॉन्ड का नेचर रहा वो आयनिक रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड टाइप को आप कोरिलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये जो आपके मेटल्स हैं ये सभी सॉफ्ट इन नेचर हैं, ठीक है। ये मेटल भी कुछ सॉफ्ट हैं, जैसे आप बोलते हो कि आप सोडियम को इवन नाइफ से कट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो इन मॉलिक्यूल्स का है वो सॉफ्ट होने की वजह से इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो एंड सॉफ्ट इन नेचर। आपका बॉइलिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट यही ट्रेंड फॉलो करता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, ठीक है। तो ये आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आपने सुनी भी है पहले, आपने एक वर्ड सुना होगा हाइड्रेशन एनर्जी, उससे रिलेटेड है ये, हाइड्रेशन ऑफ आयंस। हाइड्रेशन ऑफ आयंस, अब इसमें आप एक चीज़ बार बार सुनते आते हैं कि स्मॉलर द साइज ऑफ आयन लार्जर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। मतलब आपका साइज जितना छोटा होगा उतनी ही आपकी जो रेडियाई जो आपका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है वो उतना ज़्यादा रहेगा, हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ही ज़्यादा रहेगी। तो मतलब अगर मैं आपको साइज़ की यहाँ पे बात करता हूँ
तो मान लो मेरे पास जितने भी मेटल्स हैं जितने प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इन सब में क्या है, लिथियम का साइज सबसे छोटा है, लिथियम का जो आयन बनेगा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर आपके पास रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, इस टाइप से। तो जब मैं इसका एक्व सॉल्यूशन लेता हूँ तो एक्व सॉल्यूशन में क्या होगा, आपके पास जो वाटर के मॉलिक्यूल है, हाइड्रेशन बोल रहा हूँ तो वाटर यूज करूँगा वर्ड यहाँ पे, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल सबसे छोटे वाले के अराउंड सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रेशन जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर मैं इनके आयंस का जो साइज है, साइज ऑफ आयंस इन एक्व सॉल्यूशन अगर देखता हूँ तो आपके पास ये ट्रेंड रहेगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगी इसमें। ठीक है, जितनी इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जितनी ज़्यादा होगी आपके पास, उतने ही आपके पास इसका साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके अराउंड उतनी ज़्यादा आयंस इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये आपका ट्रेंड रहता है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन का। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता है जितने किसी के पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, उतने ही वो अपने लूज या गेन कर सकता है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट, अब आप देखिए आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन, एक एक एसवी में, तो ऑक्सीजन स्टेट रहेगी +1। ठीक है, ये आपकी ऑक्सीजन स्टेट हो गई। आगे आपके पास रेड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखिए इसके अंदर रेड्यूसिंग, आप रिडक्शन किसको बोलते हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हो, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है। ठीक है, तो आपके पास जो एल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो आपके दे विल एक्ट एज अ गुड रेड्यूसिंग एजेंट। अब रेड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, जो दूसरे की रिडक्शन करता है। ठीक है, और ये खुद इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मतलब खुद की ऑक्सीडेशन होती है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन दूसरा लेगा तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो इसलिए अच्छे रेड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करते हैं। तो आपके पास इनकी आप देख पा रहे हो कि जो इनकी है उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होती है, कि जहाँ आप इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग लूज करते हो या गेन करते हो, तो उसका आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है, आप उसके गो थ्रू हो सकते हो। अब आता है आपके पास कि कलर फ्लेमेशन कैसी रहती है इनकी। फ्लेम कलरेशन, सभी के आपके पास डिफरेंट गिवन है। जैसे लिथियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम तक आपको गिवन है। इसमें हमारे पास है क्रिम्सन रेड, येलो, लीलक काइंड ऑफ कलर, रेड वॉयलेट और ब्लू। मतलब जब आप इनको फ्लेम पे हिट करोगे तो इस टाइप की कलरेशन ये आपके पास शो करेंगे। ठीक है, तो इनकी ये फ्लेम कलरेशन हो गई। अब आगे आती है लेटिस एनर्जी। अब लेटिस एनर्जी क्या है, हमने लास्ट सेमेस्टर में भी देखा था। लेटिस एनर्जी किसको बोलते हैं, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है आयनिक सॉलिड की जो रिलीज होती है जब आप कैटायंस को और एनायंस को जो गैसीय स्टेट में है इन्फिनिटी से लेकर के और नियरेस्ट लाते हो लेटिस, उनकी लेटिस में जहाँ बनते हैं वो जो लेटिस मिलाते एक दूसरे को मिलके जब वो लेटिस बनाते हैं, तो अगर इन्फिनिटी से और वहाँ तक आप उसको लेके आते हो तो उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लेटिस एनर्जी बोलते हैं। तो ये आपके पास जो लेटिस एनर्जी है उसका भी ट्रेंड इसमें ये रहता है कि लेटिस एनर्जी के अंदर आपके पास जो सिस्टम प्रेजेंट है, सपोज करो आपने किसी भी एक सिस्टम का एक अनायन है जो सेम रख लिया, मान लो Cl नेगेटिव,
उसके साथ जैसे आप लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम एंड फर्दर ऑन जैसे इसको लेके जाते हो, तो इन सेम दिस कंडीशन लेटिस एनर्जी विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अगर आपने अनायन को सेम रखा और आप सिर्फ कैटायन को वेरी कर रहे हैं, अप टू डाउन जा रहे हैं, तो आपकी लेटिस एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो डाउन द ग्रुप आपकी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो हम इसकी देख चुके हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी है इनकी जो किस ट्रेंड में वेरी करती है। तो ये आपके पास यहाँ तक हो गया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट में इसका फर्दर नेचर देखेंगे।